Good evening to all of you. Most welcome in this class. Am I audible? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, just give me a comment. Am I audible? Okay, great. So today we are going to discuss about the current affairs. As you all know, either UPSC और इन स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस या फिर कोई भी और गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. चाहे हम IAS की परीक्षा की बात करें या किसी भी और परीक्षा की बात करें, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, ठीक है. हेलो मयूर, गुड इवनिंग हितेश, वेलकम अमन, हेलो राधा, अमन, राधा, अंसारी, वेलकम, हेलो संजीव, शांतिलाल. ठीक है, आप सभी का स्वागत है. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. ऑब्वियस सी बात है, इसमें स्टेट PSC भी इंक्लूड है. ठीक है, कि यूनियन या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें. सबसे पहले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस की बात करता हूं. अगर आप लोग 2010 के बाद के एग्जाम्स देखेंगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें लगातार करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है. द नंबर ऑफ करंट क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स इज राइजिंग अगेन एंड अगेन लेटर. अब मुद्दे की बात है कि क्वेश्चंस की भूमिका बढ़ रही है तो आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा. इवन UPSC की अगर हम बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स एक डिसीजन मेकर की भूमिका निभा रहा है. आपको अगर करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज है तो आप किसी एग्जामिनेशन में इजीली कट ऑफ मार्क्स है उससे ऊपर जा सकते हैं या उससे नीचे रह सकते हैं. ठीक है, तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, हमारा जो टॉपिक्स अभी डिस्कस करने वाले हैं हम अगले लगभग 40-45 मिनट या पौने घंटे की क्लास में, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि मैं करंट पर आपको आज एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव व्यू देने वाला हूं. सो एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा, एक बार सभी जुड़ जाएं और स्टेबल हो जाएं और थोड़ा सा कोशिश करें पेन पेपर लेकर के बैठे. अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, जनरली सब कुछ ऑनलाइन है तो हम लेक्चर्स तो सुन लेते हैं पर उस लेक्चर से जो कुछ भी हमको क्रक्स मिलता है वो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी. सो हम हम्बल रिक्वेस्ट कि पेन पेपर लेकर के बैठे. एंड द सेकेंड थिंग इज प्लीज़ शेयर द वीडियो. इस लिंक को शेयर करें बाकी भी अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप्स में, जिसको भी जो तैयारी करें उनको करंट की ज़रूरत है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द क्लास. अगले पौने घंटे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक्स, यू कैन सी द टॉपिक्स हेयर. व्हाट इज करंट अफेयर्स. सबसे पहली बात, करंट अफेयर्स है क्या. क्या जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है वो करंट अफेयर्स है, कुछ भी नया है वो करंट अफेयर्स है क्या, और उसका एग्जाम में क्या रिलेवेंस है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट व्हाट इज करंट अफेयर्स, एक्चुअल में ये किस बला का नाम है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज करंट अफेयर्स का यूज कहाँ कहाँ पर है. क्या ये केवल प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल है, क्या ये केवल मेंस के लिए बेनिफिशियल है, या केवल इंटरव्यू के लिए, या इन सभी के लिए, या किसी एक दो के लिए, तो उसका यूज़ क्या क्या है और कहाँ कहाँ हमको ये बेनिफिट देने वाला है. ठीक है, इससे हमको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी. देन नेक्स्ट, पढ़े कहाँ से करंट अफेयर्स, क्या क्या हमारे सोर्सेज होने चाहिए. आप सबको बहुत सारे सोर्सेज पता होंगे और हर कोई बहुत सारे सोर्सेज बता रहा है. क्या सबको यूज़ करना है, किसको कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. देन टाइम डिवीजन फॉर करंट अफेयर्स. मैं बार बार कहता रहा हूँ अपने क्लासेज में कि UPSC जैसे एग्जामिनेशंस के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, और जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. तो कैसे कैसे इसको टाइम दे, कब पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स, पूरे साल पढ़ना है कि कुछ टाइम पढ़ना है, इस पर हम लोग बात करेंगे. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स, कि न्यूज़ व्यूज़, इन दोनों में क्या फ़र्क है. हम लोग अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें हमको दोनों मिलता है, तो हमें किस पर फोकस करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ एंड व्यूज़, एंड वन अदर वर्ड इश्यूज़. व्हाट इज इश्यूज़, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. देन हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, हमने सोर्सेज पता कर लिए, उसके बाद अब नोट्स कैसे बनाएं करंट अफेयर से,
ठीक है। तो उसकी बात करेंगे कि प्रॉपर वे क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाने का। आफ्टर दैट रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे रिवाइज करना, और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, ये दोनों लगभग अटैच्ड टॉपिक हैं, कि रिवीजन करते हुए जो आपने करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया है, इतनी पढ़ाई की है, उसको कैसे उसको एग्जीक्यूट करना, या हाउ टू एम्प्लाई दैट करंट अफेयर्स इन योर स्टडी, कैसे वो आपको बेनिफिट देगा फिर एग्जामिनेशंस के अंदर। तो इन सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वेलकम रोहन। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? देखिए रिएक्ट करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ सामने बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए आसानी हो जाती है। ओके ओके गुड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्चुअल में जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं वो है क्या। तो बहुत सिंपल इसकी जो डेफिनेशन होगी कि करंट अफेयर्स क्या है, अगर मैं बहुत बहुत सीधी एक लाइन में बताऊं, विच इम्पैक्ट ऑन अस, जो हम पर प्रभाव डाले, जो भी हमको प्रभावित करे। अब ऐसी कोई भी इवेंट, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इवन वो बहुत रीजनल इवेंट भी हो सकता है, पर अगर उसका इम्पैक्ट नेशन वाइड है तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें इम्पैक्ट ऑन अस, यहाँ अस का मतलब क्या है? तो आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मान लीजिए आपको प्रिपेयर करना है किसी स्टेट सर्विसेज के लिए, तो आपको ऑब्वियस सी बात है उस स्टेट की इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो आपके लिए नेशनल चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई और बहुत लोकल रीजनल एग्जाम है तो वहाँ पर फिर रीजनल डिटेल इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, सेम एज हो सकता है कि कोई इवेंट बहुत छोटा हो, एक किसी लोकल प्लेस पे हुआ हो, पर अगर वो बहुत कम टाइम में या अपने किसी कारण से वो नेशनली इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं पर कोई छोटी सी लिंचिंग की घटना होती है, ठीक है, और बाद में वही लिंचिंग की घटना इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि प्रॉपर उस पर एक क्या नाम है पार्लियामेंट में डिबेट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इवेंट जो हमको इम्पैक्ट करे। अब जैसे भाई लालू यादव ने राहुल गांधी जी के बारे में ये कहा, इससे कोई मतलब नहीं है यूपीएससी को, ये पॉलिटिकल डिबेट्स हैं उनकी। हाँ, उसमें कोई पॉलिसी की बात होती है अगर, तो फिर हमारे लिए वो काम की चीज़ होती। दिल्ली के अंदर इस कॉलोनी की वहाँ की स्ट्रीट लाइट ख़राब है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के ज़िले में चौराहे पर एक रिक्शे वाले ने दूसरे रिक्शे वाले को मारा। अब ये बहुत नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस है, ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये पॉलिसी से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है, ये पूरे देश को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो आपको इस सब को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो चीज़ें होंगी या जो ऐसी होंगी जो इन क्राइटेरियाज को पूरी करती हैं वो होंगी करंट अफेयर्स। ठीक है, एम आई क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो करंट अफेयर्स मीन्स एनी इवेंट, कोई भी इवेंट ऐसा हो जो ब्रॉड लेवल पर मास को इम्पैक्ट करे या जो फिर हमारी पॉलिसीज़ को प्रभावित करे, पॉलिसी बनाने में जिसका कोई रोल हो अपना, दैट इज़ करंट अफेयर्स। ठीक है, हर चीज़, हर इवेंट, कोई भी छोटी भी घटना करंट अफेयर्स होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जनरली आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज होता है वो सिटी के पेज होते हैं, उसमें वहाँ पर नाली ख़राब है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है, ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। दे आर नॉट द करंट अफेयर्स एंड दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर एनी स्टेट एग्जाम और आइदर यूपीएससी, सो यू कैन लीव देम ईजिली, आपको उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा दैट व्हाट इज़ करंट अफेयर्स। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये पहला हो गया, इसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी इवेंट करंट अफेयर्स नहीं होता है, जिसका अपना इम्पैक्ट हो वो करंट अफेयर्स होता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज, अगली बात, यूज ऑफ करंट अफेयर्स। हमारे लिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर है, या करंट अफेयर्स को क्यों पढ़ना। तो जनरली किसी भी एग्जामिनेशंस के 3 स्टेप्स हम लोग देखते हैं। पहला होता है प्री, देन होता है मेंस, अगर मैं सिविल्स की बात करूं तो, एंड देन होता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, इसको यूपीएससी कहता है एक्चुअल में। ठीक है, क्या करंट अफेयर्स किसी भी एक फेज के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, करंट अफेयर्स इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आइदर प्रीलिम्स, आइदर मेंस और
इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, करंट अफेयर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे बड़ी बात यह है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट मीन्स कोर सब्जेक्ट यानी कि जो आपके जीएस के सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, चाहे फिर वो प्रीलिम्स के हों या फिर मेंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एसेट्रा, दीज आर कोर सब्जेक्ट्स। ये सब भी बिना करंट के बेकार हैं। अगर आपको करंट डेवलपमेंट्स नहीं पता है, आपने बहुत अच्छा इतिहास पढ़ा हुआ है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत पकड़ है, पर अभी हम देखते हैं कि मेंस के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको सब्जेक्ट के नॉलेज नहीं है और करंट की नॉलेज है तो भी आप मात खाएंगे। अगर आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है और करंट की नॉलेज नहीं है तो नुकसान है। करंट की नॉलेज बहुत अच्छी है और सब्जेक्ट की नहीं है तब भी नुकसान है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका नुकसान है, इसलिए आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, कहीं पर भी हम लोग आईआर की बात कर रहे हैं, अब आप आईआर की बात अगर बेसिक प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में क्यों ना कर रहे हो, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उसके बारे में क्यों ना कर रहे हो, बट अगर आपको हमारी पॉलिसी नेहरू के टाइम से क्या हुआ करती थी वो नहीं पता है, अगर आपको बीच बीच में जो अलग अलग पॉलिसीज आती गई हैं, चाहे नरसिम्हा राव सर का टाइम हो चाहे इंदिरा गांधी जी का टाइम हो, वो नहीं पता है तो आपके लिए फिर करंट अफेयर्स बेकार है। सेम एज अगर आपको सारी पॉलिसीज पता है बट आपको करंट अफेयर्स नहीं पता है तब भी आपके लिए वो बेकार है, क्योंकि आप दोनों को मैच नहीं कर पाएंगे, दोनों को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ पे इसकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात, करंट अफेयर्स इन सब के लिए आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एक ही इवेंट है, कहीं भी यूजफुल हो सकता है, तो उसको होलिस्टिक वे में पढ़िए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि जब आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे होंगे, अभी हम रिवीजन पे हालांकि प्रॉपर आएंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, वहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसी करंट अफेयर्स के अंदर कुछ ऐसे स्टैटिक पॉइंट होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, कहाँ पर, प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको वहाँ इश्यूज पर फोकस करना होगा। सेम एज पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर भी आपको इश्यूज पर फोकस करना होगा, वहाँ पर फोकस करना होगा हमको इशू के ऊपर, एक्चुअल में वो मुद्दा क्या है। तो करंट अफेयर्स हर स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में है, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, वेलकम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेज। करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी, नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स बट किसी भी सब्जेक्ट की बात करो। जनरली जब हम लोग कोई नया बैच स्टार्ट करते हो, जैसे ही क्लास में एंटर करते हो तो बच्चा सबसे पहले यही पूछता है कि सर इसके लिए कौन कौन सी बुक खरीदें। हम 2 बुक्स बताते हैं, सर और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं। तो डियर, इससे पहले इसी टाइम पर रविंद्र सर ने एक सेशन लिया था, उन्होंने भी 1 पॉलिसी बताई थी, 1 स्ट्रेटजी बताई थी कि हर चीज़ के लिए आपको सिंगल सोर्स यूज करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी हमको सिंगल सोर्स यूज करना है। थोड़ा सा चेंज करूँगा कि आपको स्टडी मटेरियल लिमिटेड यूज करना है, तो भी क्या क्या यूज करना है इस पर मैं बात करता हूँ ज़रा, ओके, ठीक है, ओके। हेलो रोहित, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक बार मुझे रिएक्ट करते रहिएगा, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं सोर्सेज के बारे में कि हमारे स्रोत क्या क्या होने चाहिए। 2-4 सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1, डेली नेशनल न्यूज़पेपर, कोई भी रोज एक राष्ट्रीय अखबार पढ़ना, नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बात तो नेशनल पे फोकस रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको राष्ट्रीय अखबार ही पढ़ना है। कोई भी लोकल अखबार है उसमें ऑब्वियस सी बात है कवरेज भी वैसी होती है, तो जो एक अच्छा स्टैंडर्ड अखबार है उसको पढ़ना आप, ठीक है। अब इसमें बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आती है, सर कौन सा पढ़े, ठीक है। तो प्रीफर जो अखबार है दैट इज ऑब्वियस सी बात है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। आप इसमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज कर सकते हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों अपने तरीके से क्वालिटी देते हैं यूपीएससी या इन एग्जामिनेशंस के लेवल की अगर हम बात करें तो यू कैन गो विद एनीवन। बहुत सारे बच्चे अब कहेंगे कि सर हिंदी मीडियम है उसमें कौन सा यूज करें। रोहित कुमार का क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 के लिए कब से न्यू बैच स्टार्ट होगा। डियर रोहित,
आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उसके लिए कब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वैसे एक रिसेंटली एक बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और वो बैच इक्वली इंपॉर्टेंट है 2020 और 21 के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है दोनों ही सालों में। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा अखबार यूज करें, सो दे कैन प्रिफर एनी वन ऑफ आइदर दैनिक जागरण नेशनल एडिशन, इसका एक राष्ट्रीय संस्करण आता है। एक तो हर सिटी का अपना अपना एडिशन आता है, दिल्ली का अलग आएगा, बनारस का अलग आएगा, भोपाल का अलग आएगा, इंदौर का अलग आएगा। एक नेशनल एडिशन आता है, पूरे देश में एक ही जाता है वो। तो आपको ये वाला पढ़ना है, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन, द राष्ट्रीय संस्करण। इसकी अगर आपको ये नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी एक अखबार और पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी का हिंदुस्तान बहुत अच्छा अखबार है, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। सेम एज जनसत्ता भी एक अच्छा अखबार आता है, हालांकि जनसत्ता में थोड़े से कंटेंट की कमी होती है क्योंकि ये पैन इंडिया कवर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अच्छा लेवल बना के रखा है। तो एक हो गया पहला डेली न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। जिसको अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है दे कैन गो विद हिंदी दीज न्यूज़पेपर्स। मैं प्रिफर करूंगा या आप सबसे मैं कहूंगा कि कोशिश करें कि आप जाएं इंग्लिश अखबार के साथ ही। आप शुरुआत में ये कर सकते हैं कि हिंदी अखबारों का प्रयोग करें, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे खुद को आप इंग्लिश करके जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इतनी इंग्लिश की समझ होनी ही चाहिए। आप डीएम बनने वाले हो भाई, और उस पोस्ट पे जाओगे और आप कहोगे मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हो गया। द सेकेंड थिंग इज मंथली मैगजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट मैगजीन नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो तब भी पढ़ना है। और आप ये कहें कि मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार छोड़ सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और आपको दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, इसका अपना रोल है। अब इसमें ये हो सकता है कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, तो डिपेंड ऑन कि आपका मीडियम क्या है और आपके वहाँ कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, क्रॉनिकल वेरी गुड मैगजीन, ठीक है, दृष्टि आईएएस की मैगजीन भी अच्छी आ रही है। तो आप कोई भी जो आपको ठीक लगे। बहुत लोग बच्चे पीडी पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, हाँ प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हैं, इट्स अ गुड मैगजीन। लेकिन अगर आप केवल सिविल की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको इनमें से कोई प्रीफर करना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण एक जनरल मैगजीन है जो सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए इक्वली यूजफुल होती है। अगर आप बाकी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हो, पैरेलली कर रहे हो, तो फिर आप पीडी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो जो नेशनल लेवल की मैगजीन्स हैं मैं इनको प्रीफर करता हूँ। देन द थर्ड वन इज, अगर आपको ऑन द सेम ईयर एग्जाम देना है, अगर आप 2020 के लिए अप्लाई करने वाले हैं, 2020 के लिए अटेम्प्ट देने वाले हैं, फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, ठीक है, तो मंथली कंपाइलेशन भी पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का मंथली कंपाइलेशन भी पढ़ना चाहिए। मंथली कंपाइलेशन यानी कि आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या और अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको एक साथ ये मंथ का एक आपको बंच प्रोवाइड कराती है करंट अफेयर्स का। कोई भी उनमें से एक प्रीफर करिए, इन दोनों को पढ़ने के साथ साथ प्रीफर करिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उस पर टाइम थोड़ा सा कम दे सकते हैं, बट उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसा है जो कई बार आप खुद से कवर नहीं कर पाते हो, अलग अलग सोर्सेज पे आता है या उन पर डिटेलिंग आप नहीं निकाल पाते हो। कोई खबर आपने अखबार में पढ़ा, मैगजीन में पढ़ा, पर और डिटेलिंग की ज़रूरत है, सो यू कैन गो विद दीज कंपाइलेशंस। ऐसे कुछ अलग अलग जो कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे विज़न आईएएस का कंपाइलेशन मार्केट में ईजिली आता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। इसी प्रकार सेम एज देयर इज इनसाइट आईएएस, आईएएस बाबा, यू कैन गोइंग विद एनी वन ऑफ देम। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बल्कि हो उसको मत लीजिए, बस इतना कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। बहुत बल्कि चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई, डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और मंथली कंपाइलेशन। इसके साथ में कुछ वैल्यू एडिड चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगी लैंग्वेज के लेवल पर, नॉलेज के लेवल पर और एनालिसिस के लेवल पर। ठीक है, तो वो क्या हो सकती हैं, आई एम गोइंग हेयर, ये हो सकती हैं। फोर्थ, ऑल इंडिया रेडियो, इस पर एक बार न्यूज़ आप लोग ज़रूर सुनिए।
सुबह और शाम को न्यूज़ आता है, आधा घंटा का पूरा वो कवर करता है, और एक डिबेट भी आता है शाम को 8:30 बजे के आसपास। तो इस पर आप न्यूज़ सुने। अच्छी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है, आपका मीडियम कुछ भी हो, डजन मैटर। तो इसको आप ज़रूर सुने, ऑल इंडिया रेडियो को, ठीक है। फिफ्थ, फॉलो सम गवर्नमेंट वेबसाइट्स। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स को फॉलो करिए। इसको आपको रेगुलर ये काम नहीं करना है, बीच बीच में जब भी कुछ ऐसा कोई बड़ा इशू आता है या आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से गुजर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो फिर आप उन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं या रेफरेंस के लिए जा सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की वेबसाइट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारा वहाँ पे डेटा, बहुत सारी रिपोर्ट्स वहाँ पर होती हैं। तो आप बीच बीच में जब भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आए, वहाँ पर जा करके आप उसको ज़रूर पढ़ें, खुद से पढ़ें, उसका अपना एक बेनिफिट होता है। सेम एज राज्यसभा टीवी के बारे में आप सब ने सुना होगा, RS टीवी। इस पर कुछ डिबेट्स आती हैं जो बहुत स्टैंडर्ड लेवल की डिबेट्स होती हैं, ठीक है, उनको आपको सुनना चाहिए। ये डिबेट रोज़ सुनना है ऐसा नहीं है, ठीक है, वीक में 1-2 अच्छी डिबेट्स उस पर आती हैं, आपने उसको एक बार सुना, नोट्स बना लिया, देन दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट और पब्लिकेशंस हैं। एक मैगज़ीन आती है योजना मैगज़ीन, एक और मैगज़ीन आती है कुरुक्षेत्र मैगज़ीन। अभी मैं इसको रेगुलर लेकर के पढ़ने को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको ये मैगज़ीन हर महीने खरीदना है और पढ़ना है। इसका अच्छा आजकल जिस्ट या कंपाइलेशंस में ये मैगज़ीन का डिटेल आने लग गया है, तो भी कम से कम आप ये पता करें कि वो मैगज़ीन किस इशू पर है। हर मंथ ये मैगज़ीन आती है किसी भी एक मुद्दे के ऊपर, आप उस मैगज़ीन के बारे में पता करें कि ये किस मुद्दे पर है, और उसमें से कोई भी एक आर्टिकल और एडिटोरियल इतना ज़रूर पढ़ें, आपको क्रक्स मिल जाएगा उतने से ही कि बेसिकली ये मैगज़ीन इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रही है। क्योंकि ये गवर्नमेंट मैगज़ीन्स होती हैं और इनमें जनरली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, या स्टडी सेंटर्स के हेड होते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, प्रोफेसर्स के आर्टिकल्स होते हैं, तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, सारा टाइम इस पर दे देना ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक महीने में किसी एक ही मुद्दे पर मैगज़ीन आती है, आप उसमें से एडिटोरियल और कोई भी एक आर्टिकल अगर इतना भी निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्रॉनिकल, दृष्टि जैसी मैगज़ीन्स, इनका उन्होंने धीरे धीरे अभी क्रक्स देना भी शुरू किया है, या उसमें से जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको देना भी शुरू किया है। तो अगर वहाँ से हेल्प मिलता है तो फिर आपको इसको लीव आउट आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई करंट अफेयर्स के लिए, डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगज़ीन, मंथली कंपाइलेशन प्लस अदर मटेरियल। इंटरनेट के उपयोग की बात बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नेट का कितना यूज है। ओके, रोहित कुमार पूछ रहे हैं बीपीएससी के लिए मैगजीन। डियर देखिए, जो बेसिक मुद्दों पर मैगजीन है वो यही सारी मैगजीन्स होती हैं। हाँ, बीपीएससी के लिए आप वहाँ पे समसामयिकी या परीक्षा वाणी की कुछ मैगजीन्स आती हैं लोकल स्टेट्स के अंदर, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप में सफिशिएंट होता है, मैं उस पर बाद में आऊँगा अभी, ठीक है। तो इंटरनेट की बात मैं कर रहा था। बहुत से बच्चे डिपेंड होते हैं कि इंटरनेट की कितनी इंपॉर्टेंस है सर, कितना यूज करना चाहिए। केवल रेफरेंस के लिए उसका यूज करना, बस आप कोई मुद्दा पढ़ रहे हैं, अटक गए हैं, आपको लग रहा है कि जानकारी पूरी जानना बहुत ज़रूरी है, देन गो विद गूगल, वहाँ पे सर्फ करें और किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डेटा निकालें। आप विकीपीडिया से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, जैसे एक वेबसाइट है इडसा, ये डिफेंस और आईआर के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है इडसा। आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ थिंक टैंक हैं, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन नेट पे सर्फिंग में ये नहीं करना कि एक लिंक खोला, वहाँ पे कुछ आपने पढ़ा और इंटरेस्ट आया, दूसरा लिंक खोला, तीसरा खोला, आपका पर्पस बेकार हो जाता है। तो जब भी नेट पे जाएं तो क्या सर्च करने के लिए जा रहे हैं इतना सोच करके जाएं, उतना सर्च करें एंड देन कम बैक। अदरवाइज आप 2 घंटा भी सर्फिंग करते रहोगे, वो भी कम लगेगा आपको। ओके, सो यहाँ हमने सोर्सेज की बात की। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट डाउन इन द थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, स्टेट पीएससी के लिए अलग अलग बच्चे पूछ रहे हैं, बीपीएससी के लिए पूछ रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पूछ रहे हैं। बच्चों, स्टेट सर्विसेज के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ लोकल मैगजीन्स भी चलती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आती हैं। यूपी, बिहार, इस सब में परीक्षा वाली बहुत फेमस है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पुणेकर की आती है, तो वो आप लोग देख लें। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आप कर सकते हैं स्टेट सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स के बारे में, उसके लिए आप फिर रेगुलर किसी मैगज़ीन पे ना जाएं, नॉर्मली तो यही मैगज़ीन पढ़ते रहें।
जब एग्ज़ाम होता है, जब भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आएगा, मेंस एग्ज़ाम आएगा इन सर्विसेज का, स्टेट सर्विसेज का, तो जनरली बड़े जितने भी ये जो पब्लिशर्स हैं वो उसके लिए स्पेशल इशू या स्पेशल एडिशन निकालती हैं, जिसको हम विशेषांक कहते हैं। तो फिर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो आपका काम कर देता है, ठीक है। बाकी आपके वहाँ का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़रूरी है, न्यूज़पेपर पर पढ़ते रहिएगा आप। ये अखबार भी पढ़ेंगे तो इन सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं तो वहाँ की खबरें भी अलग से दी होती हैं, उसको आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। साथ ही उस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, स्पेशली जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर भी काफ़ी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं, जो बेसिक स्टैटिक्स चाहिए होता है। और स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा IR इससे क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू न्यू स्टूडेंट्स। NCERT बुक्स पढ़ना ज़रूरी है या वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये बाद में बताऊंगा रोहित, मैं पहले अपने मुद्दे पे रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, कितना टाइम दिया जाए करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए? तो सबसे पहली बात ध्यान ये रखना है कि करंट अफेयर्स आपको रोज़ पढ़ना है, यस, रेगुलर, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर है, आप उसको डेली पढ़िए। अगर आपने उसको कहा कि नहीं मैं इसको हफ्ते में एक बार पढ़ूंगा, महीने में एक बार पढ़ूंगा, या कटिंग करके रख ली है, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा फिर आप मत रख, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। बट एक कटिंग कभी भी काम नहीं आती है। कोशिश करें आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ें, और जब आप उसको पढ़ रहे हो तो वहीं से कुछ नोट्स बनाएं। अभी हम नोट्स पर आएंगे तो और डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। बट करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। ऐसे ही जो मंथली मैगजीन आएगी वो भी आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो, एक महीने की एक मैगजीन आती है, आपको वो भी रोज़ पढ़ना होगा। अगर आप डेली 1 घंटा अखबार पे देंगे और बाकी 1 घंटा अदर मटेरियल्स के ऊपर, आपका करंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो रेगुलर पढ़ना है, एक बात, कम से कम भी 2 घंटे आपको रोज़ देने हैं, डेली बेसिस पे देना है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्वियस सी बात है रोज़ 1 घंटा पढ़ना होगा। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, प्रॉब्लम होती है कि वो 3-3 घंटा न्यूज़पेपर में लगा देते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अखबार में पढ़ना क्या है। सो व्हाट टू रीड इन द न्यूज़पेपर, इस पर हम एक स्पेशल अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर को आप रोज़ 1 घंटे से ऊपर मत दीजिए, ठीक है। आप जब टाइम बाउंड कर लेंगे तो अपने आप ही आप ढूंढना शुरू करेंगे कि मुझे इसमें से क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन एक फ़िल्टर का काम करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा या अनयूजफुल चीज़ों को साइड करना, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, और बाकी 1 घंटे के अंदर इसमें आपका मैगजीन्स हो गया प्लस अदर मटेरियल हो गया, ठीक है। ये जो मैंने डिबेट्स वगैरह अलग अलग बताई थी, उस सब को लेकर के आप रोजाना उसको कर सकते हैं। तो इतना अगर आप रोज़ देंगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इतना ज़रूर देना है, ध्यान रखिएगा, ये कटिंग वटिंग वाला फार्मूला काम करता नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़, इसको फिर वीकली रिवाइज करने का प्रैक्टिस करिएगा। कैसे करेंगे बताऊंगा मैं भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन डिफरेंस बिटवीन न्यूज़, व्यूज़ एंड इश्यूज, क्या फ़र्क है, कोई मुझे बताएगा? न्यूज़, व्यूज़ और इश्यूज में क्या फ़र्क है? रोहित कुमार का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी बताएं कुछ। डियर रोहित, एक बात मैं कहूँगा, डोंट टेक इज अदरवाइज, जब जो चीज़ बताई जा रही है तब उसका बेनिफिट लेना सीखो, ठीक है। बी लिव इन प्रेजेंट, अगर अभी हम करंट अफेयर्स पे डिस्कस कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट लो, ठीक है। करंट की क्लास में ऑप्शनल की क्लास में करंट, इससे आपको कहीं बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये भी एक खुद को मैनेज करने का तरीका है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं अलग से ऑप्शनल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जीएस कैसे बनना चाहिए, एसेट्रा के ऊपर, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द न्यूज़, व्यूज एंड इशूज। एनीवन टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 वर्ड्स? इन 3 शब्दों में क्या फ़र्क है? न्यूज़ यानी कि समाचार हो गया, व्यूज़ यानी कि विचार हो गया, और इशूज यानी कि मुद्दा, ठीक है। क्या फ़र्क है इन तीनों में? ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम न्यूज़ की बात करें, कोई भी इवेंट या इंसिडेंट वो अपने आप में एक न्यूज़ है। कुछ भी हुआ है वो एक घटना है। प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन की रूस की यात्रा पर गए, ये अपने आप में एक न्यूज़ है, ये समाचार है, ये एक घटना हुई है, आपको उसकी जानकारी दी गई है, ये एक न्यूज़ है, ठीक है। भारत ने फला टीम को फला रन से क्रिकेट मैच में हराया, ये एक नॉर्मल न्यूज़ है, ठीक है। तो ये न्यूज़ हो गया, इसको आपको पढ़ना है।
अब न्यूज़ के अंदर जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पीएम मोदी फॉरेन विजिट, ये अपने आप में एक समाचार हो गया। पीएम मोदी किसी भी देश में अगर यात्रा करने गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये हो गई न्यूज़ आपकी, ठीक है, दिस इज द न्यूज़। इसमें व्यूज़ क्या आएगा, तो व्यूज़ इसके अंदर सेम क्या आ जाएगा, वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो जो चीज़ें जो जो समझौते किए, जो जो उन्होंने वहाँ पर घोषणाएं की, उसको लेकर के जो अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट होंगे या जो हमारे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट होंगे, पूर्व राजदूत होते हैं, वो लोग अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, ये हो जाएगा व्यूज़, ठीक है। ये समाचार हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी किसी एक देश की यात्रा पर गए, ठीक है। उसके ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट हो गए, न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं, कोई भी XYZ, उसने कोई बात लिखी, कोई स्टेटमेंट दिया, ये उसका व्यूज़ हो गया। अखबारों के अंदर जो एडिटोरियल पेज होता है, जो बड़े आर्टिकल्स होते हैं, वो उस पर व्यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज इशूज़। तो अब ये इशूज़ क्या होता है, ठीक है, ये न्यूज़ है, ये व्यूज़ है, इसमें इशू क्या होगा, इशू क्या हो गया, जिस भी कंट्री में गए हैं, मान लीजिए कि वो रशिया के अंदर गए, ठीक है, तो इंडो रशिया रिलेशन, ये हमारा इशू हो गया है। अब वहाँ पर उन्होंने क्या बात की, कैसे कैसे समझौते किए, कोई डिफेंस डील हुई है या कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशनल की डील हुई हो, ऐसा कुछ भी हो, वो अपने आप में एक इशू हो गया है। उस डील के पीछे क्या कारण था भाई, अगर उन्होंने मान लीजिए S-400 में अभी डील चल रही है हमारी S-400 वेपन लेने की, तो क्या कारण है कि हम उस वेपन को इतना चाह रहे हैं, 3 साल से डील हुई पड़ी है वो, और स्पीडली उसको चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, हमारे लिए क्या इम्पैक्ट होगा, और कंट्री जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका क्या उस पर रिएक्शन होगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये अपने आप में प्रॉपर एक इशू हो गया है। तो आपको जनरली न्यूज़ पढ़ने को मिलता है, ये न्यूज़ आती है नॉर्मली अखबारों के अंदर, और न्यूज़ आने के लगातार कई दिनों बाद तक उस पर व्यूज़ आते रहते हैं, और आपको इन दोनों को पढ़कर फिर इशू समझना होता है। आपको न्यूज़ और व्यूज़ में डिफरेंस करना सीखना होगा। सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं। मोदी ने मिस्टर मोदी ने या प्रधानमंत्री ने कोई भी कदम उठाया है, कोई भी स्कीम लॉन्च की है, कोई उसके सपोर्ट में हो सकता है, कोई उसके विरोध में हो सकता है। आपको दोनों को पढ़ना है, और आपको कोई मतलब भी नहीं है दोनों से, सपोर्ट में कि विरोध में है। आपको एक्चुअल में स्कीम को समझना है। न्यूज़ और व्यूज़ से आप वो समझोगे, और फिर आपको इशूज़ पे फोकस करना है कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है वो, ठीक है। इस डील से हम हमारे देश को क्या फ़ायदा है, बेनिफिशियल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये फ़र्क जिस दिन करना आप सीख जाएंगे, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। एंड नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स, आपका सभी सभी क्या नाम है स्टेप्स के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपका करंट बहुत शानदार तैयार होगा। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं जहाँ पर आपका फोकस इशू पर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसका बेनिफिट मेंस में और भी ज़्यादा ले पाएंगे। ये दोनों आपको प्रीलिम्स के अंदर ही बेनिफिट देंगे, पर मेंस में जो पेपर 3 है, पेपर 2 है, वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ करंट अफेयर से, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन द पॉइंट? ओके ओके, इशू, मेन थिंग्स, वेरी गुड, एग्जैक्टली। देन द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक नोट्स। अब मुद्दे की बात है कि भैया हमने सोर्स डिसाइड कर लिया है, हमने रोज़ 2 घंटे तय कर लिए पढ़ना है, सुबह इस टाइम से इस टाइम तक, ठीक है। हमने हिंदू लगवा लिए, मैगजीन लगवा लिए, न्यूज़ समझ गए क्या होता है, व्यूज़ समझ गए क्या होता है, इश्यूज समझ गए क्या होता है, नोट्स कैसे बनाएं उसका सबसे बड़ी समस्या, कंपाइल कैसे करें उसको, ठीक है। तो 2 तरीके हैं नोट्स बनाने के। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को याद नहीं रख सकते हो। आपने जो चीज़ अब से 6 महीने पहले पढ़ी थी, ऑब्वियस सी बात आप उसको 1 हफ्ते भी याद नहीं रख पाओगे, तो 6 महीने बाद तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब नोट्स बनाने का तो 2 तरीका इसका हो सकता है। ये आपके अपने अपने कंफर्ट जोन के ऊपर है। दोनों ही तरीके अपनी जगह प्रॉपर यूजफुल हैं। इट्स ऑन यू दैट विच यू प्रिफर, ठीक है। सबसे पहला तरीका कौन सा हो सकता है? ऑनलाइन नोट्स, और दूसरा ऑफलाइन नोट्स।
ठीक है। करंट अफेयर्स का ऑनलाइन नोट्स बनाना, ये काम जीएस में बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ करंट का पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। करंट अफेयर्स का ऑनलाइन नोट्स बनाना है, अगर आप कंफर्ट हो और अगर आप टेक फ्रेंडली हो तो ठीक है। तो आपने देखा है कि बहुत सारे नोट्स बनाने के लिए अलग अलग ऐप्स आती हैं, चाहे वो एवर नोट हो या कीप नोट है, वन नोट है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो फ्री ऐप्स हैं, ठीक है। आप वहाँ क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड करना, ठीक है, कैटेगरीज डिवाइड करना, जो हमारी मेजर कैटेगरीज हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज एक तरफ हो गया, एनवायरनमेंट जो मेजर कैटेगरीज होती हैं, एनवायरनमेंट एक तरफ हो गया, ठीक है, आईआर एक तरफ हो गया, डिफेंस एक तरफ हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स अलग हो सकती हैं, इसी तरीके से इसी तरह साइंस एंड टेक है, वो अपने आप में एक अलग इशू है, और कुछ कुछ आपको इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरीज बनाना, अलग अलग वहाँ फोल्डर्स बनाना बाकायदा, ठीक है, और फिर लगातार उसमें अपडेट करते चले जाना। आज आपने अखबार पढ़ा, आपने अखबार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ी, ठीक है, जो आपको लगता है कि करंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, देन उसको क्रक्स जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको उस फोल्डर में जा कर के, उस टॉपिक के कैटेगरी के फोल्डर में जा कर के वहीं पर उसको नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑफलाइन नोट्स बनाना। तो उसमें आपको इसके लिए एक नोटबुक या डायरी मेंटेन करनी होगी, और उसके अंदर फिर अगेन ये सेक्शंस बनाने होंगे और फिर उसके अंदर नोट करना होगा। ध्यान ये रखना है यहाँ पर, जब भी ये नोटबुक का डायरी बनाएं, कि उसमें आपको सफिशिएंट स्पेस हमेशा छोड़ करके रखना है, ठीक है। आप डिफेंस के लिए कोई भी चीज़ लिख रहे हो, आपको हमेशा पेज के साइड में मार्जिन रखना है, ताकि उसमें कोई भी नई डेवलपमेंट हो आप उसको वहीं पर नोट कर सको। मान लीजिए जैसे मैं अभी बात कर रहा था इंडो रशिया रिलेशन की, ठीक है। अब आपने इंडो रशिया रिलेशन के ऊपर वहाँ पर राजनाथ सिंह गए, आपने उसके बारे में कुछ चीज़ पढ़ा और आपने उसको एक जगह पर उसका नोट्स बनाया। हो सकता है 6 महीने बाद फिर वहाँ से कोई चल करके यहाँ आ जाए कि भैया आप आए थे, हम तो बदला पूरा करने आए, नाश्ता करके गए थे, हम भी नाश्ता तो करके ही जाएंगे आपके यहाँ पे भारत का। या अगेन अभी राजनाथ सिंह गए हैं, कल को मिस्टर मोदी का मन कर जाए कि हम भी वो करके आते हैं, वो भी चले गए, तो सेम दोबारा विजिट पे गए। रिलेशंस रोज रोज नहीं बनते बिगड़ते हैं, इश्यूज लगभग हमेशा एक जैसे रहते हैं, उसमें कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें हटती हैं, ठीक है। अब आपने जो पहले जब राजनाथ सिंह गए थे उसको जहाँ पर लिखा था, दूसरी चीज़ दोबारा से आपने 10 पेज बाद लिखी, ठीक है। तो एक तो आपका मटेरियल 2 जगह बट गया, एक बात आप कंटेंट ज़्यादा लिखोगे, जबकि सबसे बेहतर क्या होता कि जहाँ आपने पहले लिखा हुआ था उसमें जो नई चीज़ जुड़ी वहीं पर उसको ऐड कर देती। पीएम मोदी किस तारीख को वहाँ पर गए ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, वो वहाँ किससे मिले ये कोई मुद्दा नहीं है, किस इशू पर वहाँ बातचीत हुई, किस इशू के ऊपर वहाँ फाइनल समझौते हुए, वो इशू इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूज़ और व्यूज़ को पढ़ के इशूज़ को यहीं पर ऐड कर देना। अगर आप ऑफलाइन नोट्स बनाए तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर साथ में इन्हीं सबको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भी अटैच करना। जैसे अगर आप आईआर के लिए अलग आपने एक नोटबुक बनाई हुई है और आप आईआर सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों को साथ में मैचअप करके रखिएगा, ताकि जब आपने कोई भी, जैसे इंडो रशिया की न्यूज़ की हमने बात की, और जब आपकी क्लास में इंडो रशिया रिलेशन पढ़ाया जा रहा हो आप वहाँ पर उसको अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए। ऑनलाइन में ऑलरेडी ये फैसिलिटी होती है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसमें आप कितना भी जोड़ सकते हैं, वो समस्या नहीं है। बट नोट्स रेगुलर बनाना है और कैटेगराइज करके बनाना है। अगर आप एक बुक में एक ही साथ सब लिखते चले जा रहे हैं आप बहुत कंफ्यूज होंगे। बहुत से बच्चे मंथली नोट्स बनाते हैं, मंथ वाइज, यानी कि ये जनवरी का, ये फरवरी का, बेवकूफ़ी है वो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो वनडे एग्जाम्स में तो काम आ भी सकता है, पर यूपीएससी वगैरह में काम नहीं आता है। यूपीएससी कभी डेट नहीं पूछते कि मिस्टर मोदी किस तारीख को यहाँ से उड़े, किस तारीख को वहाँ पहुँचे, कोई मतलब नहीं है उस सब सवालों का, तो उसको ध्यान रखिएगा, ओके। Okay, I find a great question in my comment box from Samrat Shanu. How to control current affairs? Shed some light, sir, please. So you can't, Samrat, you can't control current affairs, ठीक है. You have to conquer that. आप उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट, रिवीजन इज मस्ट, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है.
आप कोई भी करंट बनाएं उसको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर रिवाइज करने की आदत बनाएं। आप उसको वीकली रिवाइज करें, आप उसको मंथली रिवाइज करें, ठीक है, और फिर आप उसको चाहें तो क्वार्टरली भी रिवाइज कर सकते हैं, या क्वार्टरली की जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको सब्जेक्ट से जोड़ करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन। अगर आप लगातार बनाते जा रहे हैं और आप सीधा एग्जामिनेशन से पहले लेकर के बैठे रिवीजन करने, आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील होगी और वो लगभग आपको यूजलेस सा फील होगा। या जो ये क्वेश्चन अभी आया है सम्राट शानू का, ही डिलीटेड द क्वेश्चन, ठीक है, आपको वैसा ही फील होगा कि ये बम्बार्डिंग हो गई है करंट अफेयर्स की मेरे ऊपर। तो खुद के ऊपर करंट अफेयर्स की बम्बार्डिंग बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर आप उसको, मुझे लगता है मंथली इज़ अ गुड फ्रिक्वेंसी टू रिवाइज द करंट अफेयर्स। आप हर मंथ उसको जो भी कैटेगरीज बनाई है उसको एक बार रिवीजन करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप हर मंथ उसको रिवाइज करते रहेंगे, जब आप लास्ट टाइम में उसको एग्जामिनेशन से पहले या ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज आप उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो वो आपको बहुत फ्रेंडली लगेगा, उसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा। और चूँकि आप न्यूज़, व्यूज़ और इश्यूज़ तीनों से गो थ्रू हो रहे हैं तो आपको ये सब मुद्दे बहुत आसपास के लगेंगे, जैसे आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं, ये सब आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा। अदरवाइज करंट अफेयर्स एक बम्बार्डिंग लगेगा आपको, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है रिवीजन के अंदर, दैट इज एग्जीक्यूशन या सब्जेक्ट के अंदर, स्टडी के अंदर इम्प्लाई करना उसको, ठीक है। अभी आप पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बार बार लक्ष्मीकांत को रटते रहते हैं, ठीक है। अब कोई भी नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, कोई भी नया एक्ट आ रहा है या चेंजेज हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, लाइक CAA, लाइक अभी J&K बिल आया था अक्टूबर में, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब अगर आप उसको सब्जेक्ट में इम्प्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जब जब आप उस सब्जेक्ट से गुजरे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो और एनी अदर थिंग, ठीक है, तो जब भी उस सब्जेक्ट से गुजरे तो फिर करंट अफेयर्स से गो थ्रू हो जाए, ठीक है। आपने पॉलिटी के करंट अफेयर्स तैयार किए हुए हैं, आप उसको लगातार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको लगभग ध्यान में है कि उसमें क्या है। अभी आपने सिटीजनशिप के ऊपर कोई नया चेंज देखा, ऑब्वियस सी बात है, गो थ्रू विद दैट करंट अफेयर्स, योर करंट नोट्स, ठीक है, तो वो अपने आप में लिंकअप हो जाएगा। आपने लगातार आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने पॉलिटी के अंदर गवर्नर के राइट्स के बारे में पढ़ा है। अब पिछले 6 महीने में आपको ध्यान में होगा लगातार गवर्नर के रोल को लेकर के और जो स्पीकर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, उनके रोल को लेकर के लगातार बहस हो रही है, बहुत सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। तो जैसे ही आप उन राइट्स के बारे में पढ़ें, गो विद योर करंट अफेयर नोट्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो आपका इम्प्लीकेशन हो गया सब्जेक्ट के अंदर। और जब आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, देन आई कैन अश्योर यू कि करंट अफेयर्स ना ही आपको अजनबी लगेगा, ना आपको परेशान करेगा, बल्कि वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। और वो प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम लोग टेस्ट सीरीज से गो थ्रू होते हैं, तो जब भी टेस्ट सीरीज दे, एक तो बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज देते नहीं है, उसको देना चाहिए, उसमें मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ मस्ट। टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं सफिशिएंट मात्रा में करंट अफेयर्स के, ठीक है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखते हैं। इन एक्सप्लेनेशंस को बार बार पढ़ें और वहाँ पर जो भी इशू आ रहा हो करंट अफेयर्स का, अगेन गो थ्रू योर नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, ठीक है। तो जब आप सब्जेक्ट के साथ लगातार टेस्ट सीरीज के साथ, एंड द थर्ड वन इज, ये फर्स्ट हो गया था सब्जेक्ट का आपका, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके, सेकेंड इज टेस्ट सीरीज एंड थर्ड वन इज करंट अफेयर्स को अपने आंसर राइटिंग का पार्ट बना लीजिए। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी चीज़, कोई आंसर राइट कर रहे हैं, आपको डेटाज पता है बहुत सारे, आप उसको अप्लाई करिए वहाँ पर, ठीक है। आप पॉलिटी पे कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको कोई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में पता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में पता है, आप उसको अप्लाई करिए वहाँ पर। आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने कोर्ट्स के डिसीजन सुने हैं, अलग अलग कमेटीज़ की रिपोर्ट पढ़ी है, अप्लाई देम, ठीक है। वरना कोई मतलब नहीं है नोट्स बनाने का, इतना सारा कुछ करने का, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो आंसर राइटिंग का पार्ट बनाइए करंट अफेयर्स के डेटाज को, करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं उनको। इससे दो चीज़ें होंगी, एक आपका करंट रिवाइज हो रहा है एंड सेकंड थिंग आपका जो आंसर राइटिंग है वो वैल्यू एडिड वाला हो जाएगा। और एक बार अगर आपकी आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन होता है देन ऑब्वियस सी बात है मार्क्स देते टाइम जब इवेल्युएटर जो होगा वो भी आप मार्क्स में अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, ऐड करेगा, ठीक है। सो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो करंट अफेयर्स है उसको एग्जीक्यूट करिए और इम्प्लाई करिए, ठीक है। सो यहाँ हमने बात की, मैं एक बार आपको ध्यान दिलाता हूँ कि हम लोगों ने किन किन चीज़ों पर भी डिस्कस किया है, ठीक है। एंड देन वी विल गो फॉर द फर्दर। करंट अफेयर्स क्या है, उसका यूज किस किस एग्जाम में कितना है, उसके सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए कितना टाइम हमको डिवोट करना चाहिए, न्यूज़ व्यूज़ और इश्यूज में क्या डिफरेंस है और किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, नोट्स कैसे बनाना चाहिए करंट अफेयर्स के, रिवीजन इज मस्ट और करंट अफेयर्स का एग्जीक्यूशन। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं इस पर हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने की हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग अगर आप इस पर्सपेक्टिव से और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर करंट अफेयर्स को रेगुलर साल भर पढ़ते रहते हैं तो ना ही करंट अफेयर्स आपके लिए बोझ बनेगा, ना ही उसकी बम्बार्डिंग होगी और ना ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने हाँ पढ़ी तो थी, सुनी तो थी, मालूम नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे तो सर प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस नहीं होता है, क्या करें। कारण यही है क्योंकि आप करंट अफेयर्स को इम्प्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर आपने ये इम्प्लाई करना शुरू किया आई कैन अश्योर यू कि आप इजीली 150 प्लस मार्क्स लेकर के आना शुरू करेंगे किसी भी पेपर के अंदर। और अगर आप इतना करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, लगातार इस तरीके से बने रहिए।